नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए रुक करते हैं अब तक की हेडलाइंस की ओर। बीबीजी रामजी योजना पर छिड़ा सियासी घमासान। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय का विपक्ष पर तीखा हमला। मजदूरों के हक पर तालाबंदी। बोकारो थर्मल में सीवरेज प्लांट का काम ठप होने से आक्रोश। सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में सड़क पर उतरे समर्थक। रांची से खूंटी तक बंद का व्यापक असर। गणतंत्र दिवस से पहले एक्शन में डीडीसी सनी राज। जिला परिषद में गंदगी देख बिफरे अधिकारी। सफाई के सख्त निर्देश। राजधानी को मिली बड़ी सौगात। राज्यपाल ने किया रक्षा संपदा उप कार्यालय का उद्घाटन। अब आसान होंगे जमीन से जुड़े काम। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। देवघर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह संथाल परगना प्रभारी बाल मुकुंद सहाय बीजी रामजी योजना को लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाई गई यह योजना ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को मजबूत करेगी, लेकिन विपक्ष इसे लेकर जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस नई योजना के तहत अब 100 के जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए 1,51,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं मधुपुर की घटना पर बोलते हुए उन्होंने प्रशासन को पूरी तरह विफल बताया और ग्रामीणों की सुरक्षा की मांग की। गारंटी कार्यक्रम चल रहा है नरेगा के माध्यम से, जेआरवाई के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से। आज भी गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि जहां का तहां पड़ा हुआ है। तो इसके पीछे का उद्देश्य था कि राज्य सरकार भी इसकी जिम्मेवारी ले। पहले राज्य सरकार पूरी जिम्मेवारी इसलिए नहीं ले पाती कि राज्य सरकार का योगदान 10% रहता था, 90% केंद्र सरकार का रहता था, 10% राज्य सरकार का रहता था। लेकिन इस बार जो एक्ट बना है उसमें प्रावधान है 60-40 का, 40% राज्य सरकार, 60% केंद्र सरकार। जब 40% सरकार का लगेगा तो सरकार भी उस पर ध्यान देगी कि मेरा पैसा लग रहा है तो उसका उपयोग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका ऑडिट, सोशल ऑडिट ठीक से होना चाहिए। इस बात बेरमो के बोकारो थर्मल में मजदूरों के अधिकारों को लेकर शनिवार को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरी तरह ठप कर दिया गया। गोविंदपुर सी पंचायत के मुखिया विकास सिंह उर्फ बबलू सिंह के नेतृत्व में कंपनी पर तालाबंदी की गई। आरोप है कि कंपनी के अधीन तैनात सुरक्षा गार्ड अशोक पासवान की ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें पैरालिसिस हो गया, लेकिन कंपनी की ओर से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। वहीं मजदूरों ने सही मेहनताना और बुनियादी सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया है। बता दें कि गुजरात की कंपनी भरत भाई पटेल द्वारा लगभग 28 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। कि इसी कंपनी में कार्यरत अशोक पासवान जी रात्रि पाली में थे, गार्ड में ड्यूटी करते वो। तो जो ओवरब्रिज के नीचे एसटीपी जो है वहाँ पे वो ड्यूटी के क्रम में ही उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनके परिजन उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर रात में लगभग 12:30 बजे करीब उनको पैरालिसिस का अटैक मारा। हमने कंपनी से बात भी किया, साझा किया कि भाई ऐसी बात है कि अशोक पासवान जी जो आपके अंदर बतौर गार्ड कार्य थे उनके साथ ये घटना घटी है ड्यूटी के दौरान, तो आप उचित मुआवजा और मानवता का ये दिखाते हुए, परिचय दिखाते हुए जो भी उनके इलाज में खर्च हो रहा है वो करिए, एक परिचय दीजिए मानवता का। लेकिन 5 दिनों तक मैं निरंतर प्रयास किया कंपनी से बात करने के बावजूद भी कंपनी उसमें अपने हट वाले रवैये में थी। आज तक उसके घर पे कोई 1 रुपये का मदद करने नहीं गया। निहायत ही गरीब खानदान से वो आदमी आते हैं। आदिवासी नेता सह पहड़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को और न्याय की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने 1 दिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया है। बंद का असर राजधानी रांची के साथ साथ रामगढ़ और खूंटी जिलों में व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कई इलाकों में दुकानों और प्रतिष्ठान बंद हैं, जबकि सड़कों पर आवाजाही कम रही। आदिवासी संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाने की अपील की है। बंद को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी
पूरी तरह सतर्क मोड में है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से हत्याकांड मामले में सरकार को घेरा है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब आदिवासियों की हत्या हो रही है, अब बताओ, वही मैं पूरे उसमें बोल रहा हूं कि किस तरह लॉ ऑर्डर खराब हुआ है। कोई कब किसकी बारी है, नोबडी नोज भाई। क्या हालात बना दिए हैं। हमको 1990 का लालू के समय का मानस पटल पे आके लालू के समय में क्या हालात होते थे रांची शहर की, क्या झारखंड के हालात होते थे उस समय जब बिहार था, दक्षिण छोड़ नागपुर था। आज वही हालात है, वही हालात पैदा हो गए हैं। वहीं कोई सुरक्षा, ऐसा कोई दिन आप बताओ जिस दिन रांची शहर में हत्या नहीं होती है। अरे ब्रेकिंग न्यूज तो आपको चलाने चाहिए। रांची में आज कोई हत्या नहीं हुई, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। आज हत्या हुई, यह ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। आज रांची में एक भी हत्या नहीं हुई। ये 26 जनवरी से पूर्व व्यवस्थाओं का जायजा लेने शनिवार को उप विकास आयुक्त सनी राज जिला परिषद पहुंचे, जहां कार्यालय एवं परिसर का निरीक्षण किया। वहीं परिसर और कार्यालय में फैली गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और 26 जनवरी से पूर्व प्रत्येक कमरे की सफाई व्यवस्था एवं ध्वज स्थल में रंग रोगन करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक कर कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 26 जनवरी से पूर्व व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं परिसर के अंदर असामाजिक तत्वों के जमावड़ा पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। बता दें कि जिला परिषद परिसर में प्रतिदिन शाम में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, जिसके कारण परिसर में गंदगी भी फैली रहती है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है, तभी जिला परिषद सुंदर और स्वच्छ रह पाएगा। देखना होगा कि किस प्रकार से व्यवस्थाओं को सही करने में प्रशासन कार्य करती है। बस 26 जनवरी को लेकर हम लोग थोड़ा साफ सफाई पे निरीक्षण किया गया है और 26 जनवरी को देखते हुए उसकी तैयारियों के लिए हम लोगों ने बैठक किया है। थोड़ा रंग रोगन और साफ सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं, काम आवंटित किए गए हैं। बाकी जो इंटरनल काम था ऑफिस का वही है। और तो समय चूंकि कम बचा हुआ है, ऐसे में पूरा कंप्लीट होने पूरा रंग रोगन नहीं, वो उसकी अलग प्रक्रिया है। कम से कम जहाँ झंडा तोलन हो रहा है मेरा, वो जो बगीचा आप लोग देख रहे हैं, वो थोड़ा सा सफाई हो जाए उसमें, ताकि 26 जनवरी की गरिमा जो है वो बनी रहे उसको। उसके रोकथाम के लिए जैसे अभी हमको बताया भी है ऑफिस वाले कि कुछ दिन पहले अभी पुलिस की टीम आई है, गश्ती दल हुई है। इसके लिए हम भी अपने स्तर से रिक्वेस्ट करेंगे एसपी साहब से कि यहाँ पर जो थोड़ा गश्ती जो है बढ़ाया जाए। और बाकी हम लोग आगे प्रयास करेंगे बोर्ड से पारित करके सीसीटीवी जो है कैंपस परिसर में हम लोग लगवा पाए, और देखते हैं कि और क्या क्या जो स्टेप्स होता है वो सब हम लोग आगे धीरे धीरे करके लेंगे। दोनों साइड क्योंकि सब आसानी से तो रात में जमावड़ा हो जाता है और वो लोग नशा का सेवन भी करते हैं इसी कैंपस में। वही तो उसके लिए ही हम लोग ने बताया कि थाना से बात करके हम लोग लाइजन करके जो भी ऐसे अनाधिकृत तौर पे जो बैठे हैं या सामाजिक काम कर रहे हैं उस पर। रांची में रक्षा संपदा उप कार्यालय का विधिवत उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने इस पहल को समय की आवश्यकता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि रांची का एक समृद्ध सैन्य इतिहास रहा है और पूर्व में सेना की जमीन पर अतिक्रमण व अवैध कब्जे से जुड़े कई समस्याएं सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसे मामलों के समाधान के लिए लोगों को पटना के दानापुर स्थित रक्षा संपदा कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची शहर के हृदय स्थल में रक्षा संपदा उप कार्यालय के खुलने से अब स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। अतिक्रमण रास्तों से जुड़े विवाद और सेना की जमीन की सुरक्षा से संबंधित मामलों में आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ भूमि रक्षा विभाग के अधीन है, जिसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह नया उप कार्यालय राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर पारदर्शी और प्रभावी ढंग से कार्य करेगा। सेना की जमीन है तो नीति अतिक्रमण तो कोई कर ही नहीं सकता है जी, उसी को तो बचाना है, उसी को तो बचाना है।
ये थोड़ी है कि इसमें कोई है कि साहब कोई कब्जा कर ले तो उसका नहीं। सेना की जमीन सेना की रहेगी, उसको बचाना ये है। और इसीलिए देखो मेरा प्रयास हमेशा रहा कि झारखंड रक्षा के हर क्षेत्र में प्रगति करे। आपको याद होगा कि जैसे ही मैं रक्षा राज्य मंत्री बना, उसका तुरंत ही 6 महीने के बाद नो योर आर्म फोर्सेस 3 दिन का एग्जीबिशन हुआ। बड़े बड़े हथियार लोगों ने, लाखों लोगों ने देखे। एयर शो हुआ, ईस्टेक हुआ। कल जमशेदपुर में डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ। पश्चिम बर्धमान जिले के उखरा इलाके में नव भारती क्लब की ओर से 2 दिवसीय माइन जोन हेल्थ फेयर का आयोजन किया गया। अंडाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले इस हेल्थ फेयर में करीब 1000 लोगों को पूरी तरह से मुफ्त स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधा दी जा रही है। दुर्गापुर के कई नामी अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर इस कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं आंखों की जांच, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कई बीमारियों की जांच और दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेल्थ फेयर का उद्घाटन वेस्ट बर्धमान तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने किया। वहीं यह आयोजन अपने 15वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। আমাদের এই ফোনে অঞ্চল স্বাস্থ্য মেলা উখরা নবভারতী সংঘের পরিচালনায় এটা 15তম বর্ষে পা দিল। ঠিক আছে, এখানে আমাদের সমস্ত রকম ডাক্তারবাবুরাই সমস্ত রকম রোগের চিকিৎসা করছে। ঠিক আছে, যেমন ধরুন হার্ট থেকে আরম্ভ করে নিউরো, স্কিন, যাবতীয় অর্থ যত ডিপার্টমেন্ট মোটামুটি সব আছে। চোখের সব রকমই ব্যবস্থা আছে। আনুমানিক মোটামুটি 4-5 হাজার পেশেন্ট আমাদের 2 দিন মিলে ট্রিটমেন্ট এখানে হয়। হ্যাঁ, এখানে ইসিজি টেস্ট, ব্লাড টেস্ট এগুলো ফ্রির ব্যবস্থা আছে। আর আপনাদের ওষুধ বিতরণ ফ্রিতে আছে, এগুলো সব ফ্রিতে, সব সম্পূর্ণ বিনামূল্য। दुर्गापुर से एक अहम शैक्षणिक खबर सामने आ रही है। दुर्गापुर गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज में आज नई एकेडमिक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की औपचारिक शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास सांसद कीर्ति आजाद ने किया। करीब 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह बिल्डिंग इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की आर्थिक सहायता से तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम को और आधुनिक व मजबूत बनाना है। शिलान्यास समारोह में दुर्गापुर एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड की चेयरपर्सन आनंदिता मुखर्जी, सोशल वर्कर असीमा चक्रवर्ती, उज्जवल मुखर्जी के साथ कॉलेज की प्रिंसिपल महानंदा कांजीलाल और अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे। उपयोग हो, और विशेष करके जब लड़कियों के स्कूल में, मे के स्कूल में हो तो और भी आनंद आता है, क्योंकि मे जो होती हैं वही पढ़े लिखें लड़कियां, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। जैसे माँ माटी मानुष हमारी नेत्री बोलती हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे में हमको अवसर मिला। वो कार्यक्रम क्या कैसे है तो मैडम बताएंगे कि किस प्रायोजन के अंतर्गत इन कमरों को लिया गया है, क्या इनको कौन सा कार्यक्रम था वो, ये जो रूम जो हम लोग बनाए हैं। हाँ, आईसीटी रूम, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, आईटीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग रूम बनाना था। तो उसके लिए आवश्यकता थी तो हमने इसको काम को किया था। দিচ্ছেন তার সঙ্গে আইসিটি রুম, যেখানে থাকবে কম্পিউটার, প্রজেক্টর, স্ক্রিন এবং তার সঙ্গে বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, মানে পুরো একটা ফ্লোর কমপ্লিট করে দিচ্ছেন, যেখানে 5টা ক্লাসরুম হয়ে যাবে। কলেজের খুব উপকার হবে, মেয়েদের উপকার হবে, কারণ নারী শিক্ষা সবসময়ই আমাদের দেশে মানে এখনও পিছিয়ে আছে। সেইটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের সংকল্প এবং স্যার আমাদের ভীষণভাবে হেল্প করেছেন। এবং সবথেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, মানে এত কম সময়ের মধ্যে উনি বলে দিয়েছেন যে এই মার্চের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে। এই যে ডেডলাইন দিয়ে দেওয়া এবং খুব প্রম্পট অ্যাকশন, এটা। देवघर जिले के लालगढ़ क्षेत्र में दलित हिंदुओं के साथ मारपीट और मंदिर को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता गंगा नारायण सिंह और देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। दोनों नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए इसे कानून व्यवस्था की विफलता और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया। उन्होंने प्रशासन से दोषियों की अविलंब पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य में आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। सरस्वती पूजा भी होती है तो मूर्ति की पूजा नहीं करने दिया जाता है। और अगर विसर्जन करने के लिए वो लोग झोला में भी
लेके जाता है मूर्ति को या कैलेंडर को, तो वो उसकी भी तहकीकात वो लोग करते हैं। एक तरह से मधुपुर में उन लोगों का जीना दूभर हो गया है और हम लोगों के जाने के बाद वहाँ के 2 मंत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का काम किया है, लेकिन आज तक घटना स्थल पर वो लोग नहीं गए। एक वहाँ के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, दूसरे और हैं। उन लोगों को भी पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। उनके साथ कैसे न्याय हो, कैसे वो सुरक्षित रहें, कैसे वो अपने आप को सुरक्षित वहाँ रखें, पहल इनकी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिला प्रशासन को और सरकार को भी आगाह करना चाहती है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। यदि आप न्याय देने में सक्षम नहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस आवाज़ को, इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक ले जाएगी। चलने वाली ही बात होती है और 2 मंत्री वहाँ रहते हुए कोई मंत्री ने वहाँ पे जाकर के इस तरह बात नहीं की कि आने वाले समय में होगा क्या। अरे भाई, हम लोग जब गए कल तब जाकर के दोनों मंत्री की नींद को लिए कोई पोस्ट कर रहा है, कोई हंस कर करके मीडिया को स्टेटमेंट दे रहा है। ये कोई मजाक वाली बात है क्या? कोई बोल रहा है मीठा है, कोई बोलता है मजबूरियत है। तो गंगा जमुना जो तहजीब मधुपुर में बोले जाते हैं तो कहाँ चले गए आज? ये बहुत सीरियस में हम लोगों ने कल बात हुई है, एसपी साहब से बात हुआ है, डीसी साहब से बात हुआ है, प्रदेश नेतृत्व में भी से बात हुए हैं, एमपी साहब भी बात किए, सभी लोग अपने अपने तरीके से बात किए हैं। और प्रशासन को कहा गया है कि आप अपने इस क्षेत्र को सेंसिटिव क्षेत्र मान कर करके और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दें। उनकी रक्षा के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पुलिस देना है उतना ज़्यादा पुलिस वहाँ दें। और उनके लिए दोबारा इस तरह की घटना ना हो, उनके लिए आप लोग क्या करें वो आप प्रशासन का काम है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ना करें कि हम लोग सड़क पे उतरें और सड़क पे उतर कर करके हम लोग उनकी जो कुछ लोगों की मानसिकता जो ढीली पड़ी है। देवघर में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से 17वीं जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी 10 प्रखंडों से कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 8 लड़कों और 6 लड़कियों की टीम शामिल रही। देवघर जिला खो-खो संघ के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन देवघर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गौरी शंकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य संरक्षक विजय प्रताप, सनातन संरक्षण आदर्श लक्ष्य और निर्देशक संजीव कुमार झा सहित कई खेल पदाधिकारी मौजूद रहे। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन फुर्ती, अनुशासन और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे दर्शक खासे उत्साहित नजर आए। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। इस तरह के आयोजन न केवल युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाते हैं, बल्कि नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। वो फिर यहाँ स्टेट हम लोग कराने जा रहे हैं मार्च या अप्रैल में, उसका भी जल्दी घोषणा करेंगे। और फिर स्टेट के बाद फिर नेशनल भी जाने का मौका है। ये नेशनल गेम है, खो-खो का मान्यता भारत सरकार भी दिया हुआ है। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि देवघर जिले से जितने भी ऊर्जावान खिलाड़ी हैं अधिक से अधिक उनको ये एक प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं, एक माध्यम हम लोग बन रहे हैं कि खिलाड़ी का किस तरह हम लोग प्रतिभा बढ़ा सकें और किस तरह वो लोग देश और देवघर का नाम लोग अपने रोशन कर सकें। जिला स्तर पर लाएँ और यहाँ से जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे चयनित होंगे वो आगामी मार्च के अंतिम महीने में देवघर में ही राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता होगा, जो उसमें प्रतिभागी बनेंगे वो बच्चे। और वहाँ से जो चयनित होंगे वो आगामी अगस्त सितंबर में होगा। संभावित अभी जगह तय नहीं हुआ, वो राष्ट्रीय स्तर में भाग लेंगे। संजीव सर के देखरेख में यह आयोजन किया जा रहा है। आज कुल 12-13 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है, जो कि गर्व की बात है। और यहाँ से जो खिलाड़ी चयनित होंगे वो आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।